एक लड़की अपनी सहेली से कहती है कि एक लड़का तुम्हारा काफी दिन से पीछा कर रहा है, तुमसे वो बातचीत करना चाहता है, एक बार तुम बात कर लो। लड़की वहां पर इग्नोर कर देती है। लगभग 2-2.5 महीने का समय फिर बीत जाता है। वही लड़की फिर से अपील करती है और कहती है कि एक बार तुम बात कर लो। तो उसकी सहेली कहती है कि मैं तो प्यार व्यार जानती नहीं है, ये प्यार व्यार क्या होता है, लेकिन लड़के से तुम एक बात जरूर पूछना, अगर जूते खाने हैं तो मैं उससे बात जरूर करूंगी। तो लड़का कहता है कि हाँ ठीक है, जूते खाने के लिए ही सही, मैं बात करना चाहता हूँ। वो बचपन से उस लड़की का पीछा कर रहा था, उससे बातचीत करना चाहता था। पहली बार बातचीत होती है और बातचीत के बाद फिर बातचीत का सिलसिला कुछ यूँ चलता है कि दोनों के बीच में सच में प्यार हो जाता है। प्यार की कहानी की शुरुआत बहुत ही शानदार होती है और अंत बहुत ही दुखद होता है। ऐसा दुखद कि उस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस प्यार की चर्चा हो जाती है। सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविज़न हो, ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पर इस प्यार की चर्चा नहीं होती है। अगर इस लड़की की छोटी सी गलती की वजह से इस लड़के की जान हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है अररिया और इसी जिले का एक थाना लगता है रानीगंज। यहाँ पर हरसाई पंचायत का एक गांव लगता है बड़हुआ। बात कर रही हूँ 5 जुलाई 2022 की। रात लगभग 8-9 बजे के आसपास इस गांव की एक महिला होती है जिसका नाम होता है रूबी देवी। वो एक लड़के को, जो कि अपने ननिहाल में आया हुआ है इसी बड़हुआ गांव में, वैसे वो लड़का भरगामा का एक रहेड़िया गांव लगता है, वहां का वो रहने वाला होता है, छोटू यादव। वो रूबी देवी उसको फ़ोन करती है और कहती है कि अरे छोटू, अगर तुम हमारी ननद से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो क्या तुम घर आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए। तो छोटू वहाँ पर खुश हो जाता है। छोटू की कभी कभार उस रूबी देवी से बातचीत भी हो जाया करती थी पहले। वो सीधा कुछ घंटे बाद यानी कि 12-1 बज जाते हैं उसको इस घर में पहुंचने के लिए, और वो आ जाता है उस घर में। और जैसे ही आता है, ये रूबी देवी उसको एक कमरे में बंद कर देती है, बाहर से कुंडी लगा देती है और कहती है कि तुम यही इंतज़ार करो और मैं अभी अपनी ननद यानी कि आरती यादव को बुला करके लेकर के आती हूँ। अब वो वहाँ पर इंतज़ार करता है, कमरे में अंदर बैठा हुआ। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा होता है। बहुत ही शांति छाई हुई थी वहाँ पर, ऐसी शांति जैसे इस तूफान की पहले की शांति होती है। जो आरती यादव होती है उसका एग्ज़ाम चल रहा होता है और आरती यादव ने अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए रात के 2:30 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। रात के 2:30 जैसे ही बजते हैं और 2:30 बजने के बाद वो अलार्म ज़ोर से बज उठता है और ये लड़की फिर वहाँ जाग जाती है और आंखें मलती हुई अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद सीधा टॉयलेट की तरफ जा रही थी। लेकिन उसने देखा कि जो दूसरा बगल वाला कमरा होता है उसकी लाइट जली हुई होती है और विंडो के पीछे कोई लड़का उसको दिखाई देता है। वो लड़का कोई और नहीं होता है, उसी का प्रेमी होता है, जिस पर वो जान छिड़कती है, जिसको वो इतना प्यार करती है अपनी जान से ज़्यादा। ये वही लड़का होता है जिस लड़के को इसने साफ साफ इनकार कर दिया था कि बात करोगे तो जूते खाओगे। लेकिन बात जूतों के बाद से शुरू होती है और दोनों के बीच में कुछ इस कदर प्यार होता है कि एक साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। ना तो लड़के ने कभी अपने माँ बाप से बात कही थी कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और ना ही लड़की ने कभी ये बात कही थी अपने परिवार वालों से कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। मगर इसकी भाभी जानती थी, रूबी देवी, और रूबी देवी ने आज प्लानिंग के तहत इस लड़के को अपने घर पर बुला लिया। और जैसे ही उस आरती यादव ने अपने प्रेमी को उस कमरे के अंदर बंद देखा तो उसकी आंखें अभी तक तो मली हुई थी, नींद में थी, लेकिन अचानक से उसकी आंखें बहुत तेजी के साथ खुलती हैं और वो दौड़ते हुए हाँफते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
तुम जानते नहीं है तुम्हारी जान को यहाँ पर कितना खतरा है, ये लोग तुमको मार डालेंगे। छोटू कहता है कि नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भाभी का मेरे पास फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि वो तुम्हारी शादी मुझसे शादी कराना चाहते हैं और मैंने हाँ कर दी है शादी के लिए। बस इतना कहना था। वो लड़की यहाँ से दौड़ते हुए भागते हुए इस लड़के की ननसाल यानी कि जो इसी के गांव में है उसी के मामा के पास जाती है। रात के लगभग 2:30 बजे अपने उस लड़के अपने प्रेमी के मामा का दरवाज़ा खटखटाती है, जोर जोर से आवाज़ लगाती है कि मामा जी जल्दी से बाहर निकलो, छोटू की जान को खतरा है। मामा काफ़ी आवाज़ के बाद घर से निकलता तो है, लेकिन पूरी अधकदरी नींद में होता है। वो एकदम नींद में डूबा हुआ था। वो कहता है कि परेशान मत हो, सुबह बात करेंगे, कोई खतरा उतरा नहीं है। उन्होंने सिर्फ ऐसे ही धमकाने के लिए या फिर डराने के लिए उसको कमरे में बंद करके रखा होगा। लेकिन आरती को बिल्कुल भी यहाँ पर यकीन नहीं था। आरती बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मामा जी उसको बचा लो, वो उसको मार डालेंगे। इससे पहले कि वो घर आती, ये लोग जिसमें कि ये आरती के पिताजी होते हैं महेंद्र यादव और भाभी रूबी यादव होती है, भाई रविकांत यादव, बहनोई पवन यादव, और वो जानकी नगर पुनिया का रहने वाले होते हैं सभी लोग। और इस कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद जो पवन यादव होते हैं, जो सबसे पहले सवाल करता है कि क्यों छोटू, तुम हमारे साली से प्यार करते हो, तुम उससे शादी करना चाहते हो। तो छोटू मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए, नज़र झुकाते हुए कहता है कि हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बस इतना कहना था। और उसके बाद ये सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसको लाठी डंडे से बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, पीट रहे थे। और जब ये दौड़ते हुए घर में आती है, चीखने की आवाज़ सुनने के बाद आरती आखिर बचाने की अपील करती है। तभी आरती को पकड़ा जाता है और दूसरे कमरे में उसको बंद कर दिया जाता है। इधर आरती चिल्ला रही है उसे बचाने के लिए और वो चिल्ला रहा है अपने बचने के लिए, बचने की अपील कर रहा है। लेकिन वो लोग लगातार उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। लगभग 2:45 बजे से मारना पीटना उसको शुरू करते हैं और आरती अंदर ही चिल्लाती रहती है, लोगों से अपील करती है। और इसी चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें अब पूरे गांव में लगभग फैल चुकी थी। लेकिन मामा अभी भी यकीन नहीं कर रहा था। 4:30 बज जाते हैं वहाँ पर। 4:30 बजे जब यहाँ पर भीड़ जमा होती है, जब उसे पीट रहे थे, तभी इस भीड़ में से कोई एक व्यक्ति उसको मोबाइल देता है, यानी कि आरती के हाथ में वो मोबाइल दे दिया जाता है। आरती सबसे पहले फ़ोन करती है इस लड़के के पिता यानी कि उमेश यादव को, और उसके बेटे, उसका जो बड़ा भाई होता है छोटू का, उसका बड़ा भाई उसको फ़ोन करते हैं और कहती है कि जल्दी से घर पर आ जाओ, ये लोग उसको मार देंगे। बहुत बुरी तरीके से उसको मार रहे हैं, लाठी से, डंडे से, जो हाथ में आ रहा है वो लेकर के मार रहे हैं इसको। और वो चीख रहा है, बचने की अपील कर रहा है। देखिए, चीखने की आवाज़ें मोबाइल में आ रही होंगी। तो उमेश यादव ने भी बचकानी हरकत करते हुए दौड़ता हुआ अकेला ही यहाँ पर आ जाता है। और अकेला आता है, अकेला आने के बाद वो उनसे अपील करता है। उसके आंखों के सामने अपने बेटे को पीटता हुआ देख रहा है। उसका बेटा खून से लथपथ लहूलुहान हो जाता है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस हिस्से पर डंडों से, लाठी से, जूतों से, लातों से, थप्पड़ से मारा नहीं गया हो, पीटा नहीं गया हो। और वो लोग उसके हाथों की एक एक नखून को उखाड़ रहे थे। वो चीख रहा था ऐसे जैसे कि पुलिस किसी को 3rd डिग्री देती हो। यहाँ जब इनकी हसरत पूरी हो जाती है, वो लड़का पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। उसके चीखने की आवाज़ें भी अब आनी बंद हो जाती है। तो इसी बीच में जब उसको पीट रहे थे तो पानी की अपील कर रहा था, लेकिन पिता करता तो क्या करता, अंदर से दरवाज़ा बंद था, लोग उसे पीट रहे थे। दरवाज़ा खुलता है, वो लोग चले जाते हैं और उस दरवाजे को फिर बंद कर देते हैं। इसी बीच में गांव से कुछ लोग आते हैं, यानी कि भरगामा जो गांव है, रहेड़िया गांव, जो कि इस छोटू का मूल गांव होता है, क्योंकि ये अपने ननसाल में होता है। ननसाल से ही उसकी जो प्रेमिका होती है, उसके भाभी ने उसको धोखे से बुलाया था। एक कमरे के अंदर वो होता है और कमरे के अंदर होने के बाद
दरवाज़ा खुलता नहीं है, तब गांव के कई लोग इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और तोड़ देते हैं। उधर जब ये इसे पीट पाट के चले जाते हैं, थक जाते हैं, तब सीधा पहुंचते हैं आरती के पास। अपने इस पिता धीरेन्द्र, रविंद्रकांत, पवन यादव और उसकी भाभी और जो भी एक दो साथी और होंगे, ये लोग सब, और आरती से जाकर के पूछते हैं कि आरती, क्या तुम छोटू से शादी करना चाहोगे? यानी कि इतनी ज़्यादा मारपीट सब कुछ करने के बाद, ये सब करने के बाद फिर ये आरती के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आरती, क्या तुम शादी करोगे? तो आरती कहती है कि हाँ, मैं छोटू से शादी करना चाहती हूँ। आज तक नहीं कहा था, पहली बार उसने कहा था। और जब पहली बार वो ऐसा बोलती है, जैसे कि वो अभी वो छोटू यादव को मार रहे थे, ठीक उसी तरह, उसी के जैसे उसको भी मारना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग पहले दरवाज़ा तोड़ करके उस छोटू यादव को बचा लेते हैं और फिर उसके बाद आरती को बचाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि तब तक उसको करंट लगा करके उसको मौत की नींद सुला दिया गया था, वो मर चुका था। हालांकि तसल्ली के लिए उसे अररिया के एक हॉस्पिटल में लेकर के जाया जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और मृत घोषित करने के बाद वो मर जाता है। लगभग सुबह के 7 बजे के आसपास आरती को ये मालूम होता है कि अब उसका छोटू इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। पुलिस आती है, शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम से भी यही खुलासा होता है कि उसको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। चाहे उसके शरीर का कोई भी अंग हो, उसे बहुत ज़्यादा मारा गया है, क्योंकि पूरा नीला हो चुका था, पूरा शरीर उसका एकदम नील पड़ चुका था। लेकिन किसी भी शख्स की इस बात पर ध्यान नहीं गई। कम से कम इस आरती को 1-2 नहीं, काफ़ी, मतलब 2 से ढाई घंटे का समय मिला था। 2 से ढाई घंटे में वो अपने, यानी कि उस लड़के के मामा के घर तो दौड़ करके जाती है, मामा से अपील भी करती है कि मामा उसे बचा लो। वो दौड़ करके किसी से मोबाइल की अपील भी करती है, लेकिन उसने एक बार भी पुलिस को फ़ोन करने की जहमत नहीं उठाई। काश उसने फ़ोन किया होता, भले ही चाहे यहाँ से रानीगंज थाने की दूरी हो, चाहे वो अररिया की दूरी हो, मगर पुलिस सूचना मिलते ही कहते हैं कि जिसे कंट्रोल रूम को फ़ोन किया जाता है, तो पुलिस 5 मिनट में पहुंचने का दावा करती है। और 5 मिनट में ही पहुंचने का जो दावा करती है, इस आरती का मोबाइल फ़ोन भी उस वक्त तक उसके पास था जब तक ये मामा के घर पर थी। तो शायद अगर वो मामा के घर पर फ़ोन करके पुलिस को कह देती, तो जैसे ही वो घर पर पहुंचती है वापस, तब इसका मोबाइल छीना गया था। अगर इस बीच में वो फ़ोन करके पुलिस को बुलाती और कहती कि उसका जो प्रेमी है छोटू यादव, उसको मारा जा रहा है, वो मर जाएगा, क्योंकि उसको बहुत पूरी तरीके से अंदेशा हो चुका था कि छोटू आज बचने वाला नहीं है। बचने वाली तो वो खुद भी नहीं थी, क्योंकि जब वो उसे मार रहे थे तब किसी ने उसको बचा लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और रविकांत यादव, यानी कि भाई पिता धीरेन्द्र यादव, इनको गिरफ्तार किया। बाकी के जो भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल होते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। और जैसे ही ये घटना, एक खबर अखबार में, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पर वायरल होनी शुरू होती है, चारों तरफ फैलती है, तब लोगों को पता चलता है कि बिहार में प्यार का क्या खौफनाक अंत होता है। ऐसा खौफनाक अंत शायद किसी ने सुना नहीं होगा, किसी ने देखा नहीं होगा। आरती ने अपनी आंखों से तो नहीं देखा था, लेकिन आरती ने अपने कानों से एक एक चीख को सुना था। जब छोटू यादव आखिर में अपने चीख रहा था, चीखते हुए बोल रहा था। बचपन से ही आरती को वो देखता था, क्योंकि वो अपने नंसाल में अपने नानी के घर पर आता था और उससे वो प्यार करता था। और एक दिन उसने उसके सहेली से, जब ये स्कूल जा रही थी, तब इसने अपील की थी कि एक बार मेरी बात करा दो आरती से। और ये ऐसी बोल्ड लड़की रही है आरती यादव, जिसके बारे में पूरे गांव में पूरी चर्चा है कि ये लड़की किसी से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाली नहीं थी। न जाने क्यों उस लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ जाती है और उसके प्यार के मीठी मीठी बातों में आकर के उसको प्यार कर बैठती है। पहले वो लड़कों के खिलाफ होती थी, यही कारण था कि छोटू यादव को
जूतों से पीटने की बात करती है। लेकिन जब उस प्रेमी की हत्या हो जाती है तब वो अपने ही माँ बाप के, अपने ही परिवार के, अपने ही बहनोई के खिलाफ खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि जब तक मैं इस हत्या का बदला नहीं ले लेती तब तक अन्न पानी जो भी है उसको त्याग देती हूँ। और उसने त्याग दिया था। जब त्यागती है तो उसके बाद ये 8 जुलाई तक ये कुछ भी नहीं खाती है और इसकी तबीयत कुछ इस तरीके से खराब होती है कि इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल भी कोई और नहीं लाता बल्कि छोटू के पिता उमेश यादव उसको भर्ती कराते हैं। अररिया में भर्ती कराते हैं, हालत गंभीर होती है। उसके बाद पूर्णिया में भर्ती कराया जाता है। पूर्णिया में लगभग 4-5 दिन ये हॉस्पिटल में भर्ती रहती है और किसी ने इसका फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ये कहते हुए कि अब आरती इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। लेकिन लोग भी पता नहीं कैसी कैसी अफवाह फैलाते हैं। फिलहाल डॉक्टर के मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद और उन लड़कों वालों के मेहनत के बाद आरती आज बिल्कुल सहकुशल है, ठीक है। लेकिन वो अपने माँ के घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि अगर मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार अगर मुझे प्यार करते, मेरी भाभी मुझे प्यार करती तो आज छोटू मेरे साथ होता, हम दोनों की शादी करा देते। एक ही जाति के थे, एक ही धर्म के थे, तो इसमें किस बात का अड़ंगा था। लड़की भी समझदार थी, लड़का भी समझदार था, तो ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। उसने कसम खाई कि वो जिंदा रहेगी और अपने प्रेमी के घर पर ही रहेगी, यानी कि उमेश यादव के घर पर रहेगी। फिलहाल वो उमेश यादव के घर पर है और वो इन आरोपियों को, जिसने इसके प्रेमी को मारा था, उन सब को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। उन्हें फांसी तक दिलवाना चाहती थी। हम भी अपील करेंगे सरकार से, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे वो कोर्ट हो, सभी से ये अपील करेंगे कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करा करके जितने भी दोषी हैं, किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। यदि किसी के साथ ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो इधर उधर फ़ोन करने से पहले आप पुलिस को ज़रूर फ़ोन करिए। कम से कम पुलिस अगर पहुंचेगी तो लोगों में डर बैठेगा। ऐसी घटना को अंजाम देने से लोग एक बार डरेंगे और बचेंगे। और यहाँ भी छोटू की जान बचाई जा सकती थी अगर आरती ने समझदारी से काम लिया होता। तो आरती ने समय से अगर पुलिस को फ़ोन किया होता तो पुलिस ज़रूर आती। उमेश यादव को उसने फ़ोन किया, उमेश यादव वहाँ पर समय पर आए, लेकिन उनके चलते वहाँ पर दरवाज़ा नहीं खोला गया और छोटू को मारने से वो रोक नहीं पाए। लेकिन अगर वहाँ पुलिस पहुँचती टाइम से तो किसी में दम नहीं होता कि वो छोटू यादव की जान ले पाते। और यहाँ मुझे 100% उम्मीद है कि जितने समय में वहाँ पर उमेश यादव पहुँचे थे, पुलिस शायद उससे जल्दी ही पहुँच जाती। तो यहाँ आरती को पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था और पुलिस को फ़ोन ना करने की वजह से यहाँ पर इस छोटी सी गलती की वजह से छोटू की जान चली गई। तो इसीलिए कोई भी क्राइम होता हुआ देखें तो डरे नहीं, घबराए नहीं, सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करें। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।